जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। दोस्तों, पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें विधान परिषद चुनाव के लिए सपा ने जारी की लिस्ट। 50% नए उम्मीदवारों को उतारा। बताएंगे इस खबर को, अगली खबर में आपको बताएंगे। भीषण गर्मी की तरफ बढ़ रहा यूपी का मौसम, जल्द 40 डिग्री के पार हो जाएगा तापमान। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के भाई को दिल्ली सरकार ने दी नौकरी। बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। एमएलसी की 30 सीटों के लिए अब 21 मार्च तक नामांकन। होली की छुट्टी एक दिन बढ़ाने से तारीख आगे बढ़ी है। बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर अखिलेश यादव ने कही ऐसी बात, उड़ाएंगे भाजपा सरकार के होश। बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। जामिया के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मोइन के 2 साथियों समेत सीबीआई ने किया गिरफ्तार, बड़ी साजिश में थे शामिल। बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। जिस आतंकी ने खुद कबूली 20 हत्याएं, उसे कोर्ट ने जमानत पर कर दिया रिहा। बताएंगे इस खबर को भी, अगली खबर में आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन पर आंदोलन की तैयारी, योगी के मंत्रियों से मिलेंगे कर्मचारी। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, ताकि देश और दुनिया की सभी तमाम बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें विधान परिषद चुनाव के लिए सपा ने जारी की लिस्ट। 50% नए उम्मीदवारों को उतारा। बता दें एक नई छवि पेश करने और पार्टी को एक अधिक व्यापक बनाने का प्रयास करने के बाद समाजवादी पार्टी यादवों के वोट बैंक को फिर से पाने की आस में मेहनत करने में जुट गई है। वहीं पार्टी ने विधान परिषद के लिए 16 सीटों पर 12 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जहां आने वाले हफ्तों में चुनाव होना है, सपा ने युवाओं पर अपना दाव लगाया है, जिसमें लगभग 50% उम्मीदवार पहली बार मैदान में आए हैं। एक दिन पहले ही सपा ने देवरिया कुशीनगर सीट से कफिल खान की उम्मीदवारी की पुष्टि की थी। सपा के कई उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्य के 35 स्थानीय निकायों एटा, मथुरा, मैनपुरी सीटों पर 2 उम्मीदवारों की चुनाव और इसके तहत 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा और वोटों की गिनती 12 अप्रैल। दोस्तों इस चुनाव में सभी जनप्रतिनिधि अपने अपनी क्षेत्रवार सीटों के लिए वोट करेंगे। सपा की सूची में अनुराग वर्मा, खीरी मनोज कुमार, वहीं आपको बता दें जौनपुर से उमेश कुमार, वाराणसी से अमर यादव, बहराइच से विजय बहादुर यादव, प्रतापगढ़ से दिलीप सिंह यादव और आगरा फिरोजाबाद के नाम भी शामिल है। लखनऊ उन्नाव सीट से मौजूदा एमएलसी सुनील सिंह साजन को प्रत्याशी बनाया गया। राकेश यादव बाराबंकी से हैं, अमित यादव पीलीभीत शाजापुर से हैं, रजनीश यादव गोरखपुर महाराजगंज से हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भीषण गर्मी की तरफ बढ़ रहा यूपी का मौसम, जल्द 40 डिग्री के पार हो जाएगा तापमान। बता दें उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। झांसी लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान के 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रह जाता है। एडीएम के मुताबिक इन दोनों उत्तर पश्चिम की ओर से हवाएं चलाई जा रही हैं, जो पाकिस्तान के होते हुए राजस्थान के रास्ते यूपी में आ रही हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में वायु गुणवत्ता सूचकांक के ज्यादातर शहरों में माध्यम या खराब श्रेणी में है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक माध्यम श्रेणी में 182 दर्ज किया गया। दोस्तों बता दें वाराणसी में अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बता दें प्रयागराज में अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा के भाई को दिल्ली सरकार ने दी नौकरी। बता दें साल 2022 में देश की राजधानी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी। दिल्ली सरकार ने अब उनके भाई अंकुर शर्मा को शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 17 मार्च को उनके परिवार को सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट सौंपा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि का चेक भी दिया था। दिल्ली सरकार ने अब उनके भाई अंकुर शर्मा को शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंसान की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, मगर सरकार नौकरी व सहायता राशि से परिवार को बल हमेशा देती रहेगी। इंसान की कमी तो कभी पूरा नहीं की जा सकती, लेकिन इस सरकारी नौकरी एवं 1 करोड़ की सहायता राशि से परिवार को बल मिलेगा। राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान ही अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में
उनकी निर्मम हत्या की गई। इस मामले में आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। दंगों में कम से कम 53 लोगों की जान गई, जबकि 400 से अधिक लोग घायल हो गए थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एमएलसी की 30 सीटों के लिए अब 21 मार्च तक नामांकन। होली की छुट्टी के लिए बढ़ने के लिए तारीख एक दिन आगे हो गई है। बता दें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 36 सीटों में से 30 सीटों के लिए अब 21 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने फैसला 19 मार्च को प्रदेश सरकार द्वारा होली की छुट्टी एक दिन और बढ़ाने के कारण ले लिया है। वे बुधवार को 20 और प्रत्याशियों से नामांकन किया गया। अब तक कुल 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डट चुके हैं। दोस्तों बता दें बुधवार को रामपुर बरेली निर्वाचन क्षेत्र से हरदोई से 1, खीरी से 2, लखनऊ, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, आजमगढ़, मऊ से 1-1 नामांकन हुआ। वाराणसी व इलाहाबाद में 2-2 नामांकन हुए। इसके अलावा झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर व मेरठ, गाजियाबाद में 1-1 नामांकन हुआ। वहीं दूसरे चरण की 6 सीटों के लिए बुधवार को भी किसी ने पर्चा नहीं भरा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 30 सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 19 मार्च थी। चूंकि प्रदेश सरकार ने होली की छुट्टी एक दिन और बढ़ते हुए 19 मार्च को अवकाश कर दिया, ऐसे में नामांकन की तिथि अब 21 मार्च तक कर दी गई। 22 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वे 24 मार्च को नाम वापसी होंगे। मतदान 9 अप्रैल को होगा। बता दें फिरोजपुर, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाजापुर, हरदोई, मुरादाबाद, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, झांसी, बहराइच, इन सीटों के लिए 21 नाम अंकित कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर अखिलेश यादव ने कही ऐसी बात, उड़ाएंगे भाजपा सरकार के होश। बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बन सकती है तो अक्टूबर 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा पर भी एक फिल्म होनी चाहिए। अखिलेश की टिप्पणी सीतापुर में एक समारोह से इतर पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में हुई। अखिलेश ने कहा कि आपका सीतापुर लखीमपुर खीरी का पड़ोसी जिला है। अगर कश्मीर पर फिल्म बननी है तो लखीमपुर खीरी कांड पर भी फिल्म बनाई जा सकती है। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले में हिंसा भड़क उठी थी, जब कथित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की एक SUV ने 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचल दिया था। इसके बाद हुई हिंसा के 3 अन्य मारे गए थे। हिंसा 3 कृषि कानूनों के विरोध के दौरान हुई। हाल ही में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश का लखनऊ से बाहर ये पहला दौरा था, जिसमें सपा ने 111 सीटें जीती, जबकि उसके 2 सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल और सुहेल देव समाज पार्टी ने मिलकर 14 सीटें हासिल की। बता दें भाजपा 255 सीटों के साथ सत्ता में वापसी लौटी और उसके 2 सहयोगी अपना दल एस और निषाद पार्टी को एक साथ 18 सीटें मिली। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के चुनाव में नैतिक जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि चुनाव में सपा और सहयोगी की नैतिक जीत हुई। जनता सपा को भाजपा के विकल्प में रूप बनाना चाहती है। हमारी सीटें और वोट शेयर में काफी वृद्धि हुई। दूसरी ओर भाजपा की सीटों में कमी आई। भाजपा की सीटें भविष्य में कम होंगी। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के बुनियादी मुद्दे हैं जो युवाओं को चिंतित करें, वे भी उन्हें सामने लाने की कोशिश करें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जामिया के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मोइन को 2 साथियों समेत सीबीआई ने किया गिरफ्तार। बड़ी साजिश में थे शामिल। बता दें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए बुधवार 16 मार्च 2022 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मोइन को अरेस्ट कर लिया है। वो जामिया के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के बतौर प्रोफेसर तैनात थे। उन्हें 1 लाख रुपए की घूसखोरी के मामले में अरेस्ट किया गया। इनके साथ ही उनके 2 सहयोगी आबिद खान और प्रखर पावर को भी सीबीआई अपने साथ ले गई। ये दोनों राजधानी दिल्ली के ओखला स्थित किसी निजी कंपनी से जुड़े हुए हैं। इस मामले में पहले ही केस दर्ज कर लिया गया था। आरोप है कि प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मोइन कई प्राइवेट बिल्डर्स, आर्टिस्ट और दलालों के साथ मिलकर कई तरह की फर्जी गतिविधियों में लागू हुआ था। रिश्वत लेकर विभिन्न कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं को सेलिब्रिटी सर्टिफिकेट दिए जाते थे। सीबीआई ने जाल बिछाया और प्रोफेसर को उनके सहयोगी के साथ रिश्वत देते हुए रंगे हाथों धर दबोच लिया है। आरोपियों के अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आरोपियों को नई दिल्ली के कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि इमारतों को बनाने से पहले उनके लिए सर्टिफिकेट लेना होता है और जांच की जाती है वो कितना सुरक्षित होगा, किंतु रिश्वत लेकर सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं। वहीं प्रकार पावर एक निजी कंपनी में आर्टिस्ट है, जबकि आबिद खान उनकी कंपनी का कर्मचारी है। सीबीआई के प्रवक्ता RC जोशी ने गिरफ्तारी के बाद में जानकारी दी। अब उन तीनों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा।
ओखला के फेज 3 में स्थित उस कंपनी के साथ मिलकर लोग इमारतों को फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे थे और बदले में शुल्क वसूलते थे। सरकारी संस्थाएं ढांचों पर सवाल न उठाकर इसलिए खेल किया जा रहा था। सीबीआई अब पता लगा रही है कि उन्होंने अब तक कितनी ऐसी इमारतों को इस तरीके से प्रमाण पत्र दिए। गुरुवार को सेक्टर 109 में बीते दिनों एक इमारत का फ्लाईओवर गिर गया था। उस इमारत के लिए भी प्रमाण पत्र उसी प्रोफेसर ने जारी किया था। इसकी भी जांच की जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जिस आतंकी ने खुद कबूली 20 हत्याएं उसे कोर्ट ने जमानत पर कर दिया रिहा। बता दें आजकल देश में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है, जिसमें कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द दर्शाया गया है जो उन्होंने कई वर्षों पूर्व झेला था। वहीं इस फिल्म में एक किरदार है जिसे लेकर लोगों में उत्सुकता है कि आखिर वे कौन है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आतंकी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे की। आजकल उसी बिट्टा कराटे एक पुराना वीडियो भी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि बिट्टा कराटे का वास्तविक नाम फारूक अहमद डार है, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक खूंखार आतंकी रहा। बताया जा रहा है कि फारूक अहमद डार तेज तर्रार कराटे प्लेयर था, इसीलिए बिट्टा कराटे कहने लगे थे। कई हत्याओं को अंजाम देने वाला वही बिट्टा कराटे बाद में एक अलगाववादी नेता के रूप में सामने आया, जो बातचीत के जरिए मसले का समाधान करने की बात करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिट्टा कराटे ने पाकिस्तान में जाकर आतंकी परीक्षण लिया था। बॉर्डर पार करने और बॉर्डर पार बने आतंकी कैंपों में हथियार चला सीखा और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी ली। कई वर्षों के बाद वे वापस कश्मीर लौटा और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। फिर धीरे धीरे उसने कश्मीर में खून बहाना शुरू कर दिया। बिट्टा कराटे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे स्थानीय प्रशासन से तंग आकर आतंकी बना। बिट्टा कराटे आतंकी बनने के साथ JKLF के शामिल हो गया। उसने लोगों के मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, जिसमें ज्यादातर कश्मीरी पंडित थे। इस नरसिंहार के बाद साल 1990 में बिट्टा कराटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। मीडिया के सामने बिट्टा कराटे ने 20 से अधिक हत्याओं को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली थी, मगर कोर्ट में अपने ही दावों से मुकर गया। फिर बिट्टा कराटे को सबूतों के अभाव में 2006 में डाटा अदालत ने जमानत पर छोड़ दिया था। बिट्टा को जमानत पर रिहा करने के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि आरोपियों के खिलाफ संगीन इल्जाम है, मगर अभियोजन पक्ष से ठोस सबूत देने में नाकाम रहा। जिस आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए थी उसे जमानत पर छोड़ा जा रहा है। जेल से बाहर उनके बाद बिट्टा कराटे ने फिर से JKLF का दामन थाम लिया है और फिर से एक अलगाववादी नेता के तौर पर सामने आ गया। वहीं पुलवामा हमले के बाद बिट्टा को 2019 में NIA ने टेंडर फ्रेंडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बैन कर दिया है। फिर कई अलगाववादी नेताओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन पर आंदोलन की तैयारी। योगी के मंत्रियों को मिलेंगे कर्मचारी। आपको बता दें पुरानी पेंशन के लिए राज्य स्तर पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कर्मचारी संगठित होने वाले हैं। अलग अलग विभागों के 12 संगठन एक बैनर के नीचे आंदोलन की राह पकड़ेंगे और इसके लिए वार्ता भी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा और इसके लिए कर्मचारी संगठन सड़क से लेकर संसद में भी अपनी आवाज उठाने की रणनीति बना रहे हैं। 2 राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर पहले होने के बाद यूपी में भी इसे लागू करने की कर्मचारी दबाव बनाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया था। विपक्षी दलों ने इन मुद्दों को लपका था और बैलेट पेपर इसका असर भी साफ देखने को मिला था। अब भाजपा सरकार की वापसी के बाद पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी फिर से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पुनः योगी सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के बाद कर्मचारी संगठन का प्रतिनिधिमंडल CM से मुलाकात करेगा। अगर बात नहीं बनी तो बड़े आंदोलन के लिए कमेटी बनेगी। विकास उभन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी ने बताया कि संघ की ओर से होली बाद सभी संगठनों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसके आगे की रणनीति तय होगी। पुरानी पेंशन 2 राज्यों में लागू की जा रही है। ऐसे में हमारा भी हक है कि यूपी में भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए। दोस्तों आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।